अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में हम ये आप समझ लो कि सबसे लेंथी चैप्टर है आपका, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ये हमने डिस्कस हम कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर फॉल कर रहा है, लेकिन इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आपको जो आपका पेपर होता है BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, उसमें यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस भी ज़्यादा हैं, एग्जांपल्स भी ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट भी इसमें ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारों को वन बाय वन स्टडी करें और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इसके अंदर। बेटा, जब हम इसमें यूजेज होगा रेलेवेंट कॉस्ट का, उसकी मदद से हम निकालेंगे कैश फ्लोज, और उन कैश फ्लोज की मदद से हमने ये चार चीज़ें करनी है: नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एंड टैक्स का इम्पैक्ट। एनीवे, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में कि इस चैप्टर की थीम क्या है। बेटा, इस चैप्टर की थीम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी तक हमने जो डिसीजन मेकिंग पढ़ी वो हम शॉर्ट टर्म डिसीजन के मुतालिक पढ़ रहे थे। अब हम जो डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, और इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहा जाता है। तो जब भी ये सेकंड पैरा में वर्ड आ रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और इसका पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज टू मेक डिसीजन about whether the capital expenditure project is worthwhile and whether investment project should be undertaken or not. अब इसमें फिक्स एसेट्स को आप समझते हैं बेटा कि आज हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिसके रिटर्न ओवर द ईयर्स आते हैं। फिक्स एसेट एग्जांपल है बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, रोड्स बनाना, ठीक है, मशीनरी एक्वायर करना एंड सो ऑन। तो इनके कैश फ्लोस मोर देन 1 ईयर है। तो हमें ये करना होता है कि आज कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट विल बी योर कैश आउटफ्लो, और फ्यूचर पीरियड्स में क्या आपको कैश इनफ्लो आएगा बाय परचेजिंग दिस मशीनरी, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, कुछ रेवेन्यूज आपको आएंगे एंड सो ऑन। तो हमने इसके अंदर जो काम करने हैं बेसिकली वो 4 फॉलोइंग स्टेप्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। द फर्स्ट वन इज द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, both cash outflows and cash inflows from projects, cash receipts and cash payments using relevant costing principle. relevant cost हमने पढ़ी हुई है, उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे देखना है कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज आएंगे, एंड ऑल दीज कैश फ्लोज आर एस्टिमेशंस, क्योंकि फ्यूचर का तो हमें कुछ नहीं पता ना। फिर है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर पीरियड्स वेयर estimated expected future cash flows, cash inflows and will be occurred. अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या कैश फ्लोज आएंगे और कितने अरसे तक आएंगे, ये पीरियड है। जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कि बिल्डिंग है वो कितने साल तक हमारे पास चलेगी, हम डैम बना रहे हैं वो कितने साल तक चलेगा, हम रोड्स बना रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितने अरसे तक रहेगी। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप में आता है कि फ्यूचर पीरियड्स कितने होंगे, इसमें बात आएगी पीरियड्स की। इसमें बात आ रही है फ्यूचर कैश फ्लोज की। फिर हमने इन ये जब कैश फ्लोज डिफरेंट पीरियड के ऊपर है ना बेटा, तो हमने इसकी निकालनी है बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग भी कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, और इसके लिए हम यूज करेंगे एक डिस्काउंट फैक्टर, जिसको डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। अब ये डिस्काउंट फैक्टर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं। बेटा आप देखें, जब इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपने उसके लिए कहीं से फंड अरेंज किए, और फंड अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, वन इज इक्विटी एंड वन इज डेट। ओके, इक्विटी को
जो आपके पास शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या वो किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के बगैर इन्वेस्टमेंट करता है या उसको कोई रिटर्न चाहिए होता है? जी, और इक्विटी वालों को हम रिटर्न किस फॉर्म में देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड्स। तो इक्विटी वालों को चाहिए डिविडेंड, और जिनसे हमने लोन लिया होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, उनको हम क्या रिटर्न देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे जो भी पैसा हमारे पास है, कैपिटल सम्राट यहाँ पे इक्विटी भी है और डेट भी है, लॉन्ग टर्म डेट भी है, उन दोनों को कोई ना कोई हमने रिटर्न देना है, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी सिंपल एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को डेफिनेटली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ द डेट विच यू हैव टू पे। अच्छा बेटा, अब क्या होगा कि आपने लोन तो लिया आज, और इसकी किस्तें यानी कि उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने फ्यूचर पीरियड्स में देना है, ठीक है? अब फ्यूचर पीरियड्स में हमारे पास जा रहा है इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी, और आज हमने लिया है सिर्फ प्रिंसिपल। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसे बेटा हम कहेंगे टाइमलाइन, ठीक है? अब टाइमलाइन होती कैसे है, इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा हमने 7 पीरियड्स लिख दिए, आप इनको समझ लें ईयर्स, ठीक है? हम इनको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास हैं ईयर्स, और ये जीरो का मतलब हम समझ लेते हैं 1 जनवरी 2020, और जीरो को आप बेहतर ये भी समझ सकते हैं कि इसको आप कह दें टुडे, ठीक है? तो ये जो 1 होता है ना बेटा, इसको इनफैक्ट कहा जाता है, अगर हम इसको और ज्यादा प्रिसाइज देख लें, एंड ऑफ ईयर। तो ये क्या डेट बन जाएगी? 31 दिसंबर 2020, ठीक है बेटा? यहाँ हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, ये 24, ये 25, और ये 26। तो बेटा ये डेट समझ आ गई है? अगर आपको ईयर साथ लिख दिए जाए तो हम साथ डेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गए ईयर्स और ये हो गई डेट्स। क्लियर? ये डेट जो है ना बेटा, इस डेट को हम 31 दिसंबर 2020 है ना, इसको हम 1 2021 भी कह सकते हैं। किसी को कोई इतराज? ठीक है? तो ये ऊपर वाली डेट और ये बेटा एक ही बात है दोनों। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, हमने एस्टिमेट करने हैं कैश फ्लोस, जो कि हमें आएंगे
ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। हम समझ लेते हैं कि लाइफ है प्रोजेक्ट की 7 ईयर्स। ठीक है बेटा। और आज हम अपना लिख लेते हैं यहाँ पे कैश फ्लोस। यहाँ पे हम लिखते हैं अपने कैश फ्लोस। यूजली जीरो पीरियड में बेटा आपको क्या करनी पड़ती है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, से हमने 500 या 5000 हमने इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? 5000 इन्वेस्ट कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आइंदा पीरियड्स में क्या होगा? आपके पास इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं हमारे पास हर पीरियड में ना 1000 आ रहा है ओवर द 7 ईयर्स। ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपको जो 1000 मिल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 1, it has a same value what you are getting at end of year 2। यानी ये 1000 यहां मिलना और 1000 यहां मिलना, क्या आपके ख्याल में बराबर है दोनों? आपको अगर ऑफर दी जाए कि 1000 आप ईयर 1 में ले लें एंड 1000 आप ईयर 2 में ले लें, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? ईयर 1 में। जी, क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सर, वैल्यू कम आ रही सर है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरेटिवली ईयर 2 के देखो प्रेजेंट वैल्यू। हम ये बताते हैं आपको, अगर ये 1000 यहां मिल जाएंगे ना, तो आप क्या कर सकते हो? इसको फर्दर 1 पीरियड के लिए क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट। और अगर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, तो ये अमाउंट बन जाएगी 1100 रुपए 1 साल बाद। ठीक है, क्यों बन जाएगी? कि इसके ऊपर आपने 10% इंटरेस्ट कमा लिया। ठीक है, हम इसको यहां से उठा कर यहां लिख देते हैं ताकि आपको समझा सकें कि आपके पास थे 1000 रुपए और आपने इसको अगर 10% पे इन्वेस्ट कर दिया, पर एनम, तो 1 साल बाद ये कितने बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा? 100 रुपए। और अब ये मिलके कितने हो चुके होंगे? 1100 रुपए। ये 1000 फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, बल्कि ये 1000 रुपए आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा बेटा, अब ये जब थोड़ी सी बात आपको समझ आई, इससे क्या समझ आ रहा है कि जो 1100 रुपए आपको मिलने थे सेकंड पीरियड में, वो बराबर हैं 1000 के ऑफ फर्स्ट पीरियड के, इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। एग्रीड इस बात से? हमने ये बात की है बेटा कि पहले पीरियड के 1000 दूसरे पीरियड के 1100 के बराबर है। तो 1100 की प्रेजेंट वैल्यू जो है ना आज, वो है 1000। जब क्या हो? इंटरेस्ट रेट 10%। इंटरेस्ट रेट हो 10% पर एनम। जी बेटा, बात समझ आ रही है सारी? कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या ईयर 1 में पैसे ले लें या ईयर 2 में। तो हर कोई प्रेफर करेगा अगर सेम अमाउंट है तो जल्दी मिल जाए। जल्दी मिलके आप क्या कर सकते हैं? उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आपके पास पैसा अवेलेबल हो तो आप उसको अपने कहीं डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है इस 1100 की प्रेजेंट वैल्यू है 1000। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें
ये बेटा ये बात समझ आ गई, ये जो मैंने अभी बात लिखी है। यस सर। ठीक है, अब इसी बात को ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट से और समझाता हूँ। बात ये हो रही है कि आपने अगर 1,000 रुपये लोन लिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो what value you have to return in year 2? ये क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर होगा। 1100। 1100, ठीक है। क्यों? ये आपके सामने कैलकुलेशन हुई हुई है कि आपने 1,000 रुपये लोन लिया था, अब 1 साल बाद जब वापस करना है तो 10% इंटरेस्ट साथ वापस करना है। इसका मतलब है कि ईयर 2 में आपने उसको वैल्यू देनी है 1100। तो ईयर 1 में इसकी वैल्यू क्या है? 1000। ठीक है बेटा, तो ये ईयर 1 में जब आप लिखेंगे 1000, इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ ₹1100 टू बी रिसीव्ड इन ईयर 2। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही? कि जो 1000 है ईयर 1 में, इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1100 इन ईयर 2। और कब? जबकि इंटरेस्ट रेट है 10%। 10% पर एनम। ओके, तो अब हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं आफ्टर जीरो पीरियड, उनको हमने करना है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू में। क्यों? क्योंकि ये जब अगले साल जाते जा रहे हैं ना, और हमने ये 5000 इन्वेस्ट किए थे, इस 5000 के ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा? हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पे करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो आपको या इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट ये भी हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंट रेट। तो बेटा ये जो पैसा 1000 हमें मिल रहा है ना, जब पॉजिटिव लिखा तो इनफ्लो है, इट कंटेन्स अ सम प्रिंसिपल अमाउंट एंड सम कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंट रेट। हमने इसको कन्वर्ट करके ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट जीरो पीरियड, इस सेकंड पीरियड वाले की फिर वैल्यू निकालनी है एट जीरो पीरियड, एंड लाइक वाइज। क्योंकि जब हमने डिसीजन लेना है ना, डिसीजन हम कब ले रहे होते हैं बेटा? टुडे। डिसीजन हम ले रहे होते हैं आज के दिन, तो हमें सारी वैल्यूज भी चाहिए आज के दिन। ये अभी जो आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं, दीज आर ऑल फ्यूचर वैल्यूज। ये 1 to 7 जो है, ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं बेटा? दीज आर फ्यूचर वैल्यूज। दीज आर फ्यूचर वैल्यूज। हमने इनको कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यूज। क्या करना है बेटा? इनको कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? ये जो 5000 है ना बेटा, ये है आज की वैल्यू जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस 5000 इज प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि ये क्यों प्रेजेंट वैल्यू है? कि आज की वैल्यू है ये, टुडे। इस आज के दिन, एक दिन के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं लगता ना, या लगता है? तो अब हमने नो जब सर। डिसीजन आज करना है,
तो हमने ये सारे एस्टिमेट्स किए हैं फ्यूचर कैश फ्लोस, और हमने यहाँ एस्टिमेट किए थे कि कितने सालों तक आएंगे, पीरियड जो था, ये वो सब बातें कवर हुई। और हम इन सब को कन्वर्ट करके लेकर आएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये वैल्यू बन रही है 5500। इन सब को जो 7000 बनते थे ना, हमने जब इसको प्रेजेंट किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1100 रुपए जब 2 साल में आते थे, तो ईयर 1 में वो 1000 होंगे। फ्यूचर वैल्यूज जो बेटा 7000 बनती हैं, 1 to 7 तक 7000 थी, इसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू लोगे ना, तो डेफिनेटली वो 7000 से कम आएगी। वो आपके सामने एक एग्जांपल है कि ईयर 2 में अगर 1100 थे, तो ईयर 1 में कितने आएंगे, 1000। हम यहाँ सपोज करते हैं फिलहाल कि 7000 थे 7 सालों में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 5500। ओके बेटा, तो 5000 हमारा आउटफ्लो हो रहा है, 5500 इनफ्लो हो रहा है, तो हमें आज के दिन में 500 की बचत हो रही है, 500 की बचत हो रही है। इसको कहा जाता है बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहा जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कि आउटफ्लो होगा मेरा 5000 और इनफ्लोज हो रहे हैं इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स इज 5500, तो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 500। ओके बेटा, बात समझ आई? यहां तक अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू 500 आ रही है। जी, देखो आपके पास से कैश गया 5000 और कैश आया है 5500। जी बेटा, तो कितना आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू? 500 ही आएगी ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो सर डिस्काउंट नहीं करते किसी भी वैल्यू को। देखो बेटा, ये 7000 थे ना, उन्हीं को डिस्काउंट करके लेकर आए हम 5500। अब हमारे पास अच्छा 5500 एक वैल्यू होगी, 5000 एक होगी, दोनों को नेट किया तो ये 500 आ गया। ओके सर ठीक है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में सारी साइंस चलेगी। बहरहाल अभी हम आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, प्रेजेंट वैल्यू की, डिस्काउंट फैक्टर की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। फिर इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और आएंगी और ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा अभी मैंने इसका थोड़ा सा इंडेक्स बनाया था। अभी हम पहले सबसे स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट आपको आता है बेटा? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जब नेक्स्ट ईयर आते जाएंगे तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जाएगा। हाँ, इसकी एग्जांपल एक देखते हैं। अच्छा बेटा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोट कर लो। SN इज इक्वल टू SO इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। SO क्या है, दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, R है इंटरेस्ट रेट, N है नंबर ऑफ पीरियड्स, और SN आएगा फाइनल हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी। ये फार्मूला है, उसके नीचे एक एग्जांपल आ रही है, उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देख लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट इनफैक्ट ये है कि
आपके पास 1000 है, ठीक है बेटा, से ये 1000 यहाँ पे है, ठीक है। आज आपके पास 1000 थे, तो 3 साल के बाद ये कितनी अमाउंट बन जाएगी इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%? कोई बच्चा बताएगा? 1300 रुपया। नो। ओ सॉरी, वो सिंपल कर दिया। जी बेटा, फार्मूला दिखा देता हूँ, अगर आपको फार्मूला देखना है तो मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। सर 1331 1331। वेरी, ठीक है बेटा। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये 1000 थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे इंटरेस्ट मिलाकर? 1100, ठीक है। इसके ऊपर 100 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है बेटा। अब आइंदा 1100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 110, ठीक है। तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? दिस प्लस दिस, 1210, ठीक है। जैसे ये जो अमाउंट यहाँ बनी ना, यहाँ पे देखा जाए तो 1100 बनी थी, ये 1210। अब 1210 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 121, तो रकम ये यहाँ हो जाएगी 1331, कि जो आपके पास अभी प्रिंसिपल अमाउंट थी इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, अगली दफा ये अमाउंट बन गई 1100। अब 1100 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी 1210, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एंड सो। जी बेटा, यहाँ पे लाइट चली गई थी जरा। तो आप देख सकते हैं, जी बेटा आवाज आ रही है? जैसे ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा अच्छा, अब आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया, और इस कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है फार्मूला। आए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यानी कि हमने तो ये टेबल से बना के 1 बाय 1 3 इयर्स से ना तो आसानी से कर लिया। अगर ये 50 इयर्स हो, ठीक है, जैसे 50 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, गाड़ी आपने लीज पे ली एंड सो ऑन। अब आप ये बताएं, अ पर्सन बोरोस 10,000 एट 10% टू बी रीपेड आफ्टर 3 इयर्स, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे? जी बेटा, जब 1000 के ऊपर बन रहे थे 1331 रुपए, तो 10,000 रुपए के ऊपर एक जीरो हाथ लगा देंगे, दैट इज 13,310। ओके, जैसे अगर हम यहाँ 10,000 कर दें, तो ये हमारे पास रकम आ गई
13,310। एग्रीड? जी बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ये समझ आ गया? यस सर। यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आए। आप एग्जांपल नंबर जरा 7 करें। यस सर, हो गया। अब सारे बच्चों को समझ आ गई है? हमने क्या किया है कि यस सर। 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हमने रखा है 6%। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 238,203। 238,203। तो बेटा ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम आते हैं एन्युइटीज को समझते हैं। एन्युइटीज क्या चीज होती है बेटा? इसके लिए 3 चीजें हमारे लिए लाजमी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या एन्युइटीज में होता है बेटा? सीरीज ऑफ पेमेंट्स या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। तो सेम कैश फ्लो हो, सेम टाइम गैप हो, एंड सेम इंटरेस्ट रेट हो। जो भी पीरियड है हमारे पास उसमें सेम कैश फ्लो रहे, सेम टाइम गैप रहे और सेम इंटरेस्ट रेट रहे। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी 1000, 1000 और 1000, ये हमने रखा था ना। कैश फ्लो हमारे 7 पीरियड्स में 1000, 1000, 1000 ही आ रहे थे। ठीक है बेटा, अब ये सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 3। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेम टाइम गैप, सेम टाइम गैप चल रहा है बेटा। हमने कहा कि ये ईयर्स हैं, क्या है? तो सेम टाइम, एक एक साल का ही गैप चल रहा है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। एंड थर्ड कंडीशन इज द सेम इंटरेस्ट रेट। इन तीनों सालों में इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 10% ही रहा है। ठीक है बेटा, जब ये चीज होगी तो ये कहलाती है एन्युटी। ये कहलाती है एन्युटी। एन्युटी के लिए 3 चीजें का होना जरूरी है, और 3 चीजें क्या हो? सेम, सेम कैश फ्लो, सेम टाइम गैप एंड सेम इंटरेस्ट रेट। जब ऐसा होगा तो बेटा ये कहलाएगा एन्युटी। ओके, और बेटा इसके अंदर 2 किस्म की एन्युइटीज होती हैं, वन इज ऑर्डिनरी एंड वन इज ड्यू। कोई जानता है ऑर्डिनरी और ड्यू के बारे में? जी बेटा। सर एक में शायद ईयर एंड पे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, हाँ दूसरे में ऐड करना है। जी, ऑर्डिनरी में पेमेंट होती है बेटा पीरियड एंड,
और ड्यू में पेमेंट होती है एट पीरियड स्टार्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये पॉइंट, तो ये यूं हो जाएगा, कि पेमेंट हो रही है 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21 एंड 31 दिसंबर 2022। ओके, और अगर ये पेमेंटें यूं शुरू हो जाएं, तो बेटा ये केस बन जाएगा एन्युटी ड्यू का। ठीक है, ये केस हो गया ड्यू का, और ये केस हो गया है ऑर्डिनरी एन्युटी का। रहेंगी तीनों में तीन ही पेमेंट, सॉरी दोनों में तीन 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 पेमेंट ही हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, जबकि यहाँ कब स्टार्ट हो रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ओके। आपके ख्याल में अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, ड्यू की कि ऑर्डिनरी की? प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? ऑर्डिनरी की। इसकी? ऑर्डिनरी की। नो। बेटा देखो, जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, ये 1000 तो वैसे ही 0 पीरियड पे है, इस 1000 ने एक पीरियड वापस आना है, इसने 2 पीरियड वापस आना है, जबकि यहाँ पे 0 पे कुछ भी नहीं है, इसने भी 1 पीरियड, इसने 2 पीरियड, इसने 3 पीरियड। और आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है फ्यूचर वैल्यू से। एनीवे, अभी ये आपको पॉइंट नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट एन्युटी पे। अच्छा बेटा, एन्युटी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, और एन्युटी पे ये बताया जा रहा है, एग्जांपल क्या है कि 30,000 आपको मिलेंगे फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 5, या 500 आपको मिलेंगे फ्रॉम 1 मंथ टू 24 मंथ। एन्युटी पे क्या होगा बेटा, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी और सेम टाइम गैप होगा। अगर यहाँ ईयर्स है तो ईयर्स है, मंथ्स है तो मंथ्स है। फिर आगे बात ऑर्डिनरी एन्युटी की, कि पेमेंट्स हो या रिसीट्स हो, आर इन एरियर्स, यानी एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, एट द एंड। ऑर्डिनरी में कब बात आएगी, एट द एंड, और ड्यू में कब बात आएगी, एट द बिगिनिंग। अभी हम इसकी सारी एग्जांपल्स देखते हैं, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दिए। अब इलस्ट्रेशन आ रही है, assume that it is now 1st January 2013, a loan is serviced with 5 equal annual payments। ठीक है, तो जरा यहाँ पढ़ो ऑर्डिनरी में क्या होगा और एन्युटी ड्यू में क्या होगा, जरा पढ़े आप। जी बेटा, आपने आज लोन लिया है 1 जनवरी को, अगर वो ऑर्डिनरी एन्युटी के तहत होगा तो आपने उसकी पहली किस्त देनी होगी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2013। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, आपने लोन लिया है 1 जनवरी 2013 को, तो पहली किस्त कब देनी होगी बेटा, 31 दिसंबर 2013। फिर इसी तरह 14, फिर 15, फिर 16, और फिर
17। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी एन्युटी। ओके, जो भी लोन के अमाउंट, अभी हम लोन के अमाउंट यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ पे आपने लोन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे वापस करोगे। जबकि एन्युटी ड्यू में क्या होगा, कि हमने लोन लिया होगा, ठीक है, और उसकी जो किस्तें हैं ना, वो पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पे लोन लिया और पहली किस्त आपने 1 जनवरी 2013 से ही शुरू कर दी, फिर 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 and 1 जनवरी 2017। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ आई है। The payment to service the loan would start on 31st December 2013 with the last payment on 31st December 2017। ये आप देख सकते हैं, 31st December 2013 से शुरू हुआ और लास्ट हो गई 31st December 2017। The payment to service the loan would start on 1st January 2013 with the last payment on January 2017। First January 2013 and last on 1st January 2017। समझ आ गया बेटा? इनफैक्ट क्या हो रहा है, ऑल पेमेंट्स और रिसीट्स अंडर द एन्युटी ड्यू आर 1 year अर्लियर देन अंडर द ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है बेटा, अब इसके लिए ना एन्युटी अगर आ जाए तो आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि हमारे पास एक वैल्यू होती थी और इसको हम 3 साल बाद 5 साल बाद निकालते थे। अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होगी, यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं एन्युटी। आए इसका फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। इसका ये फार्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का और ये फार्मूला है एन्युटी ड्यू का। जरा आप दोनों फार्मूले लिख लें, फिर आगे बात करते हैं इस पे। जी बेटा, लिख लिए फार्मूले। जी बेटा, फार्मूले लिख लिए। आवाज आ रही है बेटा? यस यस सर। अच्छा, अभी आपने ये लिखा है ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला। आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट हो क्या रहा है बेटा। होता ये है कि जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, पहले डेटा देते हैं। सेविंग स्कीम्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग ₹100,000 पर एनम फॉर 4 years। आप 1 लाख रुपए हर साल जमा कराएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कितने सालों तक? 4 सालों तक। आप ये कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए 4 सालों तक जमा कराएंगे। ठीक है बेटा, कितने सालों तक? 4 साल।
तो ये आपका बन जाएगा एन्युटी। क्यों? हमने कहा था सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होंगे, सेम कैश फ्लो होगा, वो 1 लाख आ रहा है, सेम टाइम गैप भी 1 लाख आ रहा है, ठीक है। और हमें ये कहा जा रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि ये कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है बेटा। कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर हो रहा है। अच्छा जी, फिर क्या पूछ रहे हैं वो? इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%, इंटरेस्ट रेट भी सेम आ गया, कितना परसेंट? 10%। ओके, फिर क्या पूछ रहे हैं? द सम टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 4, कि ईयर 4 पे हमें क्या अमाउंट मिलेगी, इस तारीख पे हमें क्या अमाउंट मिलेगी। तो बेटा जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ चुके हो ना, देखो ये 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए ना, इसको कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? जी बेटा। 4 years का सर। नो, आपने इन्वेस्ट किए 31 दिसंबर 2013 को, यहां से यहां तक गुजरेगा 1 साल, यहां से यहां तक गुजरेगा दूसरा साल, और यहां से यहां तक गुजरेगा तीसरा साल। 3 सालों के लिए ये इन्वेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो पूछ कब रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर 4। एट द एंड ऑफ ईयर 5 नहीं पूछ रहा बेटा। आप ये देखो कि आपने इन्वेस्ट कब किए? इस तारीख को 31 दिसंबर 2013। यहां से यहां तक कितने साल गुजरेंगे बेटा? 3 साल गुजरेंगे। तो इस 1 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट कमाओगे फॉर 3 इयर्स। इस 1 लाख के ऊपर कितना कमाओगे? जी बेटा। 2 years। 2 इयर्स, शाबाश। इस पे कितना कमाओगे? 1 year का इंटरेस्ट। 1 ईयर। और लास्ट ईयर पे कितना कमाओगे? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं, क्योंकि ये आपने इन्वेस्ट ही अभी किया है, ठीक है। तो उस पर कोई इन्वेस्ट तो आपको रिटर्न तो नहीं दे देगा ना। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हुए? ये जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, इसको 3 इयर्स के लिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको याद है? जरा निकाल के बताएं क्या वैल्यू आएगी। जी बेटा, क्या वैल्यू आ रही है? 1,33,100। 1,33,310। यस सर। नहीं, 33,100। 33,100। अच्छा भाई, इस साल की कितनी आ रही है? 2 सालों की? 1,21,000। 1,22,100। 1,21,000। 21,000। इसकी कितनी आ जाएगी? और इसकी आ जाएगी 1 लाख। ठीक है बेटा। अब हम सब कुछ सम कर लें अगर, तो ये बन रहा है 464,100। 464,100। और अगर आप इसको इस एन्युटी के फार्मूले से करें, ये फार्मूला ज़रा करें बेटा अप्लाई। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन इसी की हुई है, ये फार्मूला अप्लाई किया है, और देखें इसका भी आंसर आ रहा है 464,100। ये कैलकुलेशन सारी अपने
अपने पास करके समझ लें। ये फार्मूला है x इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस आई। आर भी लिख लेते हैं बेटा, आई भी लिख देते हैं, दोनों एक ही बातें हैं, आर या आई एक ही बातें हैं। तो आई है हमारे पास 10%, उसको लिखते हैं 1.1, 1 प्लस 10% हो जाएगा 1.1 रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 10%, 0.1। ठीक है बेटा, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो दैट इज 464,100। और इनफैक्ट यहाँ जो ये 1 माइनस हो रहा है ना बेटा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो आखिरी पीरियड है ना, इस पे कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगता, दैट्स वाई इस फार्मूले में ये -1 कर दिया जाता है। ये आपके सामने सॉल्व हो गया। तो रादर देन आप हर पीरियड का अलग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते फिर जमा करते, तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला है 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर। ठीक है, जो आपने हर दफा इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ बेटा 4 लाख नहीं लिख देना है, यहाँ 1 लाख लिखना है। हर दफा आप क्या रकम दे रहे हैं, आपको नहीं हमें 4 किस्से दिए तो हम 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख नहीं लिखना। तो ये बात समझ आ गई? जी बेटा, जब ये समझ आ जाए तो बता दें। यस सर। ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। अब हम करें एग्जांपल नंबर 9 एंड दिस इज फॉर ऑर्डिनरी, दिस इज फॉर एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का ये फार्मूला है। ठीक है, आए इसको देखते हैं। A saving scheme involves investing ₹100,000 per annum for 4 years on the first day of the year। अब यहाँ आ गया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, यानी यही हमारा इक्वेशन है। लेकिन अब हमारे पास ये जो पैसे हैं ये इन तारीखों पे इन्वेस्ट हुए। ठीक है, और आप हमसे भी यहाँ पूछा रहा है कि बताएं एट द एंड ऑफ द 4th ईयर ये रकम क्या होगी, और एट द एंड ऑफ ईयर 4 ईयर कब बनेगा? दैट इज 31/12/2016। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है अ सेविंग स्कीम इन्वॉल्व्स investing rupees 1 lakh per annum for 4 years on the first day of the year. If the interest rate is 10%, the sum to be received at the end of year 4, at the end of year 4। तो end of year 4 कब होगा बेटा? 31 दिसंबर 2016 को होगा, क्योंकि यहाँ तो ये स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप यूं कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ कर दो 0। हमने पहले साल जो है उसके यहाँ पे इसको कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं, तो यूं भी रखा रहता है, कोई बात नहीं। या चलो और सिंप्लीफाई करना है तो यूं कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये यूं भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये आपको पूछा रहा है कि 1 लाख, अब हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो बेटा बताएं इसके ऊपर कितने पीरियड का इंटरेस्ट आएगा? जी बेटा। यस सर। 4 साल। जी शाबाश, यहाँ पे आएगा 4 साल। ठीक है, तो हम चाहें तो ये इसी तरह सेम कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसका भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये 4 साल में आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये यहाँ क्या वैल्यू आएगी?
1,46,410. 146,410, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जब हम इन सबको सम करेंगे तो ये बन जाता है 510,510, ठीक है। और जब आप इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, जो एन्युटी ड्यू का फार्मूला है, ये ऊपर भी दिया गया था, यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है, 1 + r⁻n - 1 डिवाइड बाई r। ये तो बेटा वही आ गया ना, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + r, क्योंकि आप इसमें एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो 1 लाख इंटू 1.1⁴ -1 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 1.1, जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 510 एंड 510। तो यहाँ पे भी देखो हमारा 510 एंड 510 ही आंसर आ रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क समझ आया? तो जब आप निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, क्या निकालेंगे बेटा? ठीक है, तो उसमें एन्युटी ड्यू जो है वो ग्रेटर होगी एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी से। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल आ रही है, इसके वैल्यू आ रही है 510, क्योंकि इसके ऊपर एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा लगा है, और इसमें वैल्यू आ रही है 464। तो ये बातें समझ आई बेटा? दैट इज एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9। इनमें कोई कंफ्यूजन? ये सारी मैंने आपको डायग्राम्स बनाकर समझाई भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनका इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से लेके जब गिनेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 सालों का इंटरेस्ट आएगा। इसके ऊपर 3 सालों का, इसके ऊपर 2 सालों का, इसके ऊपर 1 साल। आगे बात समझ? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जी जी सर हमने नोटिस की तो FR2 में एक और फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो थोड़ी कंफ्यूजन आ गई। जी, थोड़ा ऊंचा बोलो तौहीद। सर मैं कह रहा हूँ हमने सर FR2 में ना एन्युटीज के फॉर्मूले ना कुछ और पढ़े थे, मतलब कि वो पावर माइनस में होती थी, और ये जो -1 बाद में लिखा हुआ है ना, ये पहले लिखा होता था इस तरह कुछ। अगर आपको वो लेकिन फार्मूले याद हैं, अगर आपको वो फार्मूले याद हैं और आप उन पे कंफर्टेबल हो तो वो अप्लाई कर लो, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। इनफैक्ट देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, x + 1 + r, ये वाला फार्मूला तो उधर भी यही सेम होगा, ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। और ये जो फार्मूला है ना एन्युटी ड्यू का, इसमें 1 डिवाइड बाय करके भी समटाइम इस तरह कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो फार्मूला अगर आसानी से एफआर में याद है, ऑर्डिनरी एन्युटी का और एन्युटी ड्यू का, आप वो अप्लाई करें, आंसर आपका सेम आना है। ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिल जाता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप जो भी आपको आसान लगता है। बात मैंने आपको समझानी थी इस कॉन्सेप्ट से कि ये क्या हो, अंडरलाइंग हो क्या रहा होता है। वो तो फार्मूला एक शॉर्टकट है ना, तो उसने आपको ये सॉल्व करके आंसर ही दे दिया स्ट्रेट अवे, 464,100 या 510,510, ठीक है। आप देखो दोनों सूत्रों में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4 लाख ही है, लेकिन इंटरेस्ट हमारा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कभी स्टार्ट ऑफ द ईयर है, कभी एंड ऑफ द ईयर। ओके, सर ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बेटा सिंकिंग फंड का। इसकी एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। A company will have to pay 5 million to replace a machine in 5 years. कंपनी ने 5 साल बाद 5 मिलियन पे करने, क्योंकि उसने अपने एसेट को रिप्लेस करना है। The company wishes to save up to fund the new machine by making a series of equal payments into an account which pays interest of 8%. अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ गया 8%. The payments are to be made at the end of the year. तो ये हमारी एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। Then at each year and
देयर आफ्टर, हर साल के एंड पे वो पैसे दे रही है, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। बट फिक्स्ड एनुअल अमाउंट मस्ट बी सेट असाइड सो दैट द कंपनी सेव 5 मिलियन, कि 5 साल बाद उसके पास 5 मिलियन हो। जैसे देखो ना, ये बेटा हमारे पास 4 साल बाद ये रकम आ रही थी, ठीक है, ऑर्डिनरी में ये 4 साल बाद ये रकम आ रही थी, 4,64,100 आ रहे थे हमारे पास 4 साल के बाद। कब? जब इंटरेस्ट रेट था 10%, तो हमने हर साल कितने इन्वेस्ट किए थे? 1 लाख। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जी हमारे पास 5 साल के बाद आए 5 मिलियन, तो हम हर पीरियड में क्या इन्वेस्ट करें? इसके लिए बेटा हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला। अब हमें यहाँ पे सम आंसर पता है, ठीक है, हमें एक्स नहीं पता। हमने जब उसको मालूम करना है तो हम 1.08 इंटरेस्ट रेट है, रेज टू पावर 5 -1 डिवाइड बाय 0.08। जब इसके साथ हमने सॉल्व किया तो ये निकल आया 0.469 डिवाइड बाय 0.08 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन करेंगे, तो ये आ रहा है बेटा हर साल अगर आप 852,878 आप अगर सेव करेंगे तो 5 साल के बाद वो आपके पास 5 मिलियन बन जाएंगे। तो यही फार्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी का हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि अगर हमने एनुअल कैश फ्लो भी मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? एनुअल कैश फ्लो। दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, और इसको हम लोन अमोर्टाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने 5 मिलियन का लोन लिया है और 8% का इंटरेस्ट रेट हो और 5 ईयर्स में हमने उतारना हो और ईयर एंड पेमेंट करनी हो, तो हमें कितना लोन हर साल पे करना पड़ेगा। इसी को हम एन्युटी ड्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर। जी बेटा, समझ आ गया? तो बेटा आज हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं एक दफा उसको मैं बता देता हूँ। आज हमने ये चीजें कवर की हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी 6th और 7th एग्जांपल, एन्युटीज की 8th और 9th एग्जांपल, ऑर्डिनरी एन्युटी की अभी हमने 8th एग्जांपल कर ली थी, एन्युटी ड्यू की हमने 9th वाली एग्जांपल कर ली, और ये सिंकिंग फंड की हमने 10th एग्जांपल कर ली। हम यहाँ तक आज समझ लो कि पढ़ा है हमने, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क लिख लें। आपने एग्जांपल नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये आपका होमवर्क है। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 17 का। आपने एग्जांपल करनी है 17, 18, 19 एंड 20। ये ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यूज हैं, ठीक है बेटा। ये आज आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।